हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस द ग्लास पैलेस। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल और फेमस नॉवेल है अमिताभ घोष की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी को और क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे इस पूरी नॉवेल के बारे में कि एक्चुअली में क्या कहना क्या जा रहे हैं अमिताभ घोष, किन थीम्स पे बेस्ड है, उन सबको पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाने वाले हैं, कुछ बहुत ही इंफॉर्मेशन और बहुत ही यूनिक वे में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अबाउट द ऑथर, यानी किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज हो जाती है कि आप उसके ऑथर या उसके राइटर पोएट जो भी हैं तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी आपने कर रखा हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जिस टेक्स्ट को पढ़ें वो किस पीरियड से, किस जनरेशन से बिलोंग करता है, किस चीज पे लिखा गया है, यानी कि वो जो राइटर है वो किस किस तरह के वर्क्स लिखता है। तो आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अमिताभ घोष इज अ फेमस इंडियन राइटर और ऑथर थे। ये काफी फेमस इंडियन राइटर्स थे और ये जाने जाते थे किस लिए, इनके डिटेल हिस्टोरिकल फिक्शंस के लिए। ठीक है, जो कि एक्सप्लोर करते थे थीम्स ऑफ आइडेंटिटी और माइग्रेशन, कोलोनियलिज्म पे इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। कोलोनियल कोलोनियलिज्म जो बहुत ज्यादा हुआ था ब्रिटिश पीरियड में, उस पर ज्यादा फोकस किया, एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो इनका ऐसा नहीं है कि इनकी जो राइटिंग है वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, ये ग्लोबल लेवल पे भी एक इंडियन ऑथर के रूप में इनको पॉपुलेशन मिली है, पॉपुलर हुए हैं ये। ठीक है, और ये बॉर्न हुए थे जुलाई 11 1956 में कलकत्ता में, जो कि अभी कोलकाता बोला जाता है। घोष ग्रेव अप इन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड लेटर स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे इंडिया में पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े। उसके बाद ये बांग्लादेश में इन्होंने स्टडी किया, देन उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, उसके बाद ये अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे और इन्हें ही हैज रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड फॉर हिज वर्क, और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड रिसीव किए, जिसमें से इंक्लूडेड हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड द पद्मश्री अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, तो ये कुछ फेमस अवार्ड्स थे, इनको नोट डाउन करते चलिएगा। ये इनके इंपॉर्टेंट बायोग्राफी से नोट्स जो बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। ओके। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें सम ऑफ द गोल्स इन नोटेबल वर्क कौन कौन से हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ किसी एक स्पेशल टेक्स्ट को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखेंगे, जैसे वो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो गई हमारा एंड टीजीटी पीजीटी, तो उसमें इंडियन राइटर्स इंक्लूड होते हैं। तो थोड़ा सा बायोग्राफी थोड़ा डिटेल में हो जाए तो उसमें बायोग्राफी में हम इनके वर्क्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट इनका वर्क था द सर्कल ऑफ रीजन, 1986 में जो आया था। घोष डेब्यूट नॉवेल एक्सप्लोर थीम्स ऑफ एक्साइल, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल अपहीवल थ्रू द स्टोरी ऑफ यंग बंगाली मुस्लिम नेम्ड एलू। ठीक है, तो ये स्टोरी इस पे बेस्ड है। और द शैडो लाइंस 1988 में आई थी। ओके, नेक्स्ट है द कैलकाटा क्रोमोजोम 1995, द ग्लास प्लेस जो कि हम पढ़ेंगे इसमें 2000 में आई थी। और द आइबिस ट्रिलॉजी, ये एक तरीके की ट्रिलॉजी थी कंप्राइजिंग सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लूड ऑफ फायर। ओके, और ये जो ट्रिलॉजी थी एक्सप्लोर करती थी ओपियम ट्रेड को, कोलोनियलिज्म को, एंड द इंटरकनेक्टेड लिव्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपने इन सारे वर्क्स में क्या चीज देखा। इन्होंने कोलोनियलिज्म पे बहुत ज्यादा लिखा, सेपरेशन पे बहुत ज्यादा लिखा, यानी कि जो बाउंड्रीज हुई से कोलोनियलिज्म के टाइम पे, तो वो किस तरीके के को इंसानों को उन्होंने डिवाइड करने का काम किया, सेपरेट करने का काम किया है, लेकिन वो उनकी मेमोरीज को सेपरेट नहीं कर पाए। इस तरह की थीम्स आपको इनकी नॉवेल्स में देखने को मिलेगा। ओके। Okay, now I discuss the summary of the novel The Glass Palace. The Glass Palace by Amitabh Ghosh is a historical novel that spans several generations and geographical locations. ओके, तो ये जो नॉवेल है ये फोकस्ड है हिस्ट्री पे। ठीक है, ये एक तरीके की हिस्टोरिकल फिक्शन है जो कि एक्सप्लोर करती है सेवरल जनरेशंस को। ओके, और ये डिफरेंट टाइप की जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी फोकस्ड है, जो कि प्राइमरली फोकसिंग ऑन बर्मा, जिसे अभी प्रेजेंट में म्यांमार बोला जाता है, इंडिया को फोकस करती है, एंड मलेशिया पे। ओके,
The novel begins with the fall of Burmese royal family in Mandalay and follows the lives of various characters whose paths intersects amidst the backdrop of colonialism, war and globalization. तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो नॉवेल होती है उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि एक बर्मीज जो रॉयल फैमिली है उसके उसके समापन से उसके खत्म होने से इस नॉवेल की शुरुआत होती है जो कि मंडले में ये रॉयल फैमिली थी और इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं तो दिखाया गया कि किस तरीके से उनकी जिंदगियां प्रभावित हुई हैं इस कोलोनियलिज्म से वॉर एंड ग्लोबलाइजेशन से ओके एट द सेंटर ऑफ नैरेटिव इज राजकुमार जो कि इस नॉवेल का सेंटर में है वो राजकुमार है प्रोटेगोनिस्ट इस नॉवेल का एंड एन ऑरफैंड बॉय जो कि एक अनाथ लड़का है फ्रॉम मंडले मंडले से बिलोंग करता है हु राइजेस फ्रॉम पोवर्टी जो कि गरीबी में पला बड़ा है टू बिकम अ सक्सेसफुल टीक मर्चेंट ओके सो टीक मर्चेंट का मतलब होता है कि सागौन का व्यापारी ओके His journey intertwines with the lives of character like Dolly, a woman of Indian descent and navigating her identity in British controlled Burma. Okay, तो यहाँ पे जो जर्नी है इसकी और एक लेडी कैरेक्टर है डॉली तो वो इंटरट्विंस है एक दूसरे से और जो ये लेडी है डॉली ये अपनी अपनी आइडेंटिटी को खोज रही है ब्रिटिश कंट्रोल्ड बर्मा में ओके जो कि एक इंडियन वुमेन है एंड साया जॉन एंड इंडियन नेशनलिस्ट एडवोकेटिंग फॉर डिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ठीक है उसके बाद एक नेक्स्ट लेडी कैरेक्टर है साया जॉन जो कि एक इंडियन नेशनलिस्ट है राष्ट्रवादी है और वो एडवोकेट करती है इंडिपेंडेंस की कहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया में ओके The novel explores themes of identity, belonging, and resistance as character grapple with the impact of colonialism on their lives and communities. ठीक है तो ये जो नॉवेल है ये एक्सप्लोर करती है लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं अपने बिलोंगिंगनेस से लड़ रहे हैं क्योंकि वो जहाँ से रह रहे हैं वहां से उनको सेपरेट करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ा तो उसकी वजह से उनकी लाइफ किस तरीके से डिस्टर्ब हुई है तो वो सब इन्होंने फोकस किया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट सच एज द ओके against the backdrop of historical events such as the British colonization of Burma ठीक है और World War II and the Indian independence movement goes delves into the complexities of power dynamics cultural exchange and the enduring legacy of colonialism ठीक है तो ये सब जो ये नॉवेल है ये इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करती है कि जो बर्मा पे कॉलोनाइजेशन हुआ ब्रिटिश का वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इफेक्ट पड़ा और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुए उनका क्या असर रहा और जो घोष है उन्होंने ये कोशिश किया है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पावर पे फोकस किया डायनामिक्स जो कल्चर एक्सचेंज हुआ यानी कि जब हम कहीं रह रहे हो वहां से शिफ्ट होके कहीं और गए तो वहां का कल्चर दूसरी तरीके का होता है तो उन सब चीजों की वजह से किस तरीके से इफेक्ट हुए जो ह्यूमन लाइफ है वो किस तरीके से इफेक्ट हुई किस तरीके से उन लोगों ने सफर किया है तो ये सब इन्होंने इस नॉवल में डिस्कस किया है सो अब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और हम किस बेसिस पे एनालिसिस करेंगे तो उसकी हेडिंग हम बताते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे इनकी नॉवल के अंदर इनकी जो ये नॉवल है द ग्लास पैलेस इसमें आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखिए और उनका इम्पैक्ट देखिए किस तरीके से इस नॉवल के अंदर हुआ है ठीक है तो जो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ बर्मा हुआ था म्यांमार ठीक है जिसको बोला जाता है तो उसको उन्होंने डिस्कस किया है द नॉवेल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ बर्मा जो कि ये नॉवेल है ये सेट है किस पे जो बर्मा का कोलोनाइजेशन हुआ था ठीक है जब ब्रिटिशर्स ने किया था उस पे ये नॉवेल बेस्ड है जो कि 19th सेंचुरी में हुआ था द ब्रिटिश अनेक्स्ड लोअर बर्मा इन 1852 एंड अपर बर्मा इन 1885 ठीक है तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो लोअर बर्मा था उसको 1852 पर में कब्जा किया था उस पे और अपर बर्मा जो था उसको 1885 में ठीक है दिस colonization had far reaching consequences of Burma's political social and economic landscape including the displacement of local population and the imposition of British rule ठीक है और इस तरीके का जो colonization हुआ जिससे बर्मा की जो political social and economic landscape थे उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और इससे क्या हुआ लोगों का स्थान परिवर्तन हुआ वो जहाँ रहते थे उस स्थान को छोड़कर उन्होंने दूसरे स्थान पर वो गए इस तरीके की चीजें हुई और ब्रिटिश रूल का स्थापना हुआ इंडिया में ओके
वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड जापानीज ऑक्यूपेशन जो हुआ था उसके बारे में देखते हैं क्या हुआ। द नॉवेल कवर्स द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पीरियड में ये नॉवेल कवर करती है, ड्यूरिंग विच बर्मा वाज ऑक्यूपाइड बाय जापानीज फोर्सेस फ्रॉम 1942 1945, जो कि मतलब जो बर्मा था वो किसके कब्जे में थे, जापानीज के कब्जे में था। कब से कब तक, तो 1942 से लेकर 1945 तक। द जापानीज इन्वेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ बर्मा हैड सिग्निफिकेंट repercussion of the region, including widespread destruction, displacement of a population, and economic disruption. The novel captures the cause and appeal of this period through the experience of its character। ठीक है, तो इन सब वॉर्स का और जो जापानीज ऑक्यूपेशन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये सब जो की चीजें हैं, तो इसको उन्होंने, जो अमिताभ घोष हैं, इन्होंने अपने नॉवल के कैरेक्टर्स के थ्रू इस टाइम की जो उथल पुथल है, इस टाइम की जो उथल पुथल और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू वो दिखाने की कोशिश किया, वो किस तरीके से उनकी सफरिंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्होंने ये रिवील किया है, ये सिचुएशन, ये सिनेरियो। ओके, सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। द ग्लास पैलेस ऑल्सो इंटरसेक्ट्स विद द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो ग्लास पैलेस है वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से भी काफी ज्यादा प्रभावित है, और विच सॉट टू एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, जो कि मतलब एक ऐसा आंदोलन था जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था इंडिया में उसके खिलाफ ये अपना अपना वॉइस ओपन करते थे, बोलते थे कि नहीं, हमको आजादी की लड़ाई लड़ते थे। ओके, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स इसमें थे। द नॉवेल फॉलोज द लिव्स ऑफ कैरेक्टर हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल एंड सोशल करेंट्स ऑफ द टाइम। और नॉवेल जो होती थी वो फॉलो करती थी लिव्स ऑफ कैरेक्टर को, एक्सप्लोर किया है कि किस तरीके से वो अफेक्ट हुए हैं उस टाइम की जो पॉलिटिकल, राजनीतिक और सोशल करंट यानी सामाजिक जो अर्थव्यवस्था थी उसे किस तरीके से वो प्रभावित हुए हैं, ये उन्होंने डिस्कस किया है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनलिस्ट लाइक साया जॉन। और इसमें एक कैरेक्टर आपको मिलेगा साया जॉन का, जो कि एडवोकेट करती है इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इसका क्या प्रभाव है और इनकी नॉवल पे। द नॉवल एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑन साउथ ईस्ट एशिया, पार्टिकुलरली थ्रू द लेंस ऑफ टिम्बर इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो ये नॉवेल है ये इस थीम को भी एक्सप्लोर करती है, किस माध्यम से, तो ये जो लकड़ी उद्योग यानी कि टिंक टिंक मर्चेंट था ना वो, तो उसके उसी के थ्रू उन्होंने ये टिम्बर इंडस्ट्री यानी कि लकड़ी उद्योग के थ्रू उन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है साउथ ईस्ट एशिया पे, तो उसको उन्होंने डिस्कस किया है। द एडवेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज have profound effect on traditional societies and economics, leading to tensions between tradition and progress। और उन्होंने एक तरीके की टेंशन जो होती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आप ट्रेडिशन को भी आपको बना के चलना है, तो उस वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से किस तरीके से इफेक्ट हुआ, इसको उन्होंने डिस्कस किया है, किसके थ्रू, टिम्बर इंडस्ट्री यानी लकड़ी उद्योग के थ्रू। The culture exchange and adaptation, Ghosh portrays the rich cultural tapestry of Southeast Asia and the complex interaction between different ethnic and religious groups. The novel highlights the blending of cultural influences and ways in which individuals navigate their identities within changing social and political landscape। ठीक है, तो कल्चरल एक्सचेंज एंड एडाप्टेशन यानी कि कल्चर का जब एक्सचेंज होता है, जब कोलोनाइजेशन का वो टाइम याद करिए, आप सपोज करिए कि कोई आके आपसे कह रहा है कि यहाँ पे अब वो शासन करेगा, यानी कि जैसी व्यवस्था में आप रह रहे थे, प्रॉपर सिचुएशन में जिस तरीके से आप रह रहे थे उसमें आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज यानी कि अडाप्टेशन में जो चेंज हो करने में आपको जिस तरीके की सफरिंग करनी पड़ती है, जिस तरीके का तनाव टेंशन से गुजरना पड़ता है, तो उसको उन्होंने डिस्कस किया है। ओके, जैसे कि आप खुद ही सोचिए, जैसे आपको एक कोई टीचर पढ़ा रहा है रेगुलर, आप उससे काफी ज्यादा कनेक्ट हो गए, फिर सडन क्या होता है कि आपको ये न्यूज मिलती है कि नहीं, हमारा टीचर टीचर बदलने वाला है, यानी कि आप एक तरफ तो आप जो पढ़ रहे थे उसको समझने में भी आपको दिक्कत होने लगी, और आप अपने टीचर से अंडरस्टैंडिंग करें या अपने सब्जेक्ट को समझे, आप एकदम से कंफ्यूज हो गए। वही सिचुएशन यहाँ पे थी। ठीक है, अभी हम कैरेक्टर के थ्रू एनालिसिस करेंगे, प्ले के में कैरेक्टर किस तरीके से रखे गए, कैरेक्टर्स में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है वो हमारा राजकुमार, इसका नाम है, कैरेक्टर का प्रोटेगोनिस्ट है ये राजकुमार। द नॉवेल्स प्रोटेगोनिस्ट राजकुमार इज एन ऑर्फेंड बॉय फ्रॉम मांडले, बर्मा, हु राइजेस फ्रॉम पॉवर्टी टू बिकम अ सक्सेसफुल टीक मर्चेंट।
ओके, तो ये जो नोवेल का प्रोटोगनिस्ट था राजकुमार, ये एक अनाथ बच्चा था जो काफी गरीबी में पला बढ़ा था, बर्मा में, मॉन्डले में। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, ये सक्सेसफुल टीक मर्चेंट बन जाता है, सागौन का व्यापारी बन जाता है। सागौन एक तरीके की लकड़ी होती है। ठीक है, ही इज डिपिक्टेड एन एम्बिशियस, रिसोर्सफुल एंड रिसाइलेंट, नेविगेटिंग द टर्ब्यूलेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द टाइम व्हाइल ग्रैपलिंग द क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टर है वो डॉली है। डॉली इज राजकुमार लव्स इंटरेस्ट एंड इवेंचुअल वाइफ। ठीक है, तो जो डॉली जो थी वो राजकुमार की लव इंटरेस्ट थी। ठीक है, और उसकी आगे चल के वो वाइफ भी बन जाती है, सॉरी। सी इज डॉली इज अ राजकुमार लव इंटरेस्ट एंड इवेंचुअल वाइफ। डॉली राजकुमार का लव इंटरेस्ट था। ठीक है, वो, और उसकी इवेंचुअल वाइफ यानी कि आगे चल के वो उसकी वाइफ बन जाती है। सी इज ऑफ इंडियन डिसेंट बट ग्रो अप इन ब्रिटिश कंट्रोल बर्मा। वो एक इंडियन थी, और उसके बाद वो क्या करती, लेकिन जब वो पली बढ़ी आगे चल के, तो वो ब्रिटिश कंट्रोल बर्मा में पली बढ़ी। ठीक है, जो वो बर्मा था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गया था, वहां पे उसका वो ग्रो किया उसने। ठीक है, स्ट्रगलिंग विद हर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल रूट्स, और उसने स्ट्रगल किया अपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी से। उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी कि आखिर वो कहाँ की रहने वाली है, और कल्चरल रूट्स यानी कि कल्चर में किस तरीके से चेंज हुआ कि नहीं, बर्मा में आप जिस तरीके की सिचुएशन में रह रहे थे, फिर वहां पे आके ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने अपने कल्चर वहां पे अडाप्ट करवाने की कोशिश किया, तो वो एक टेंशन आपको देखने को मिलेगा। डॉलीज कैरेक्टर अंडरगोज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एज सी नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ लव, फैमिली एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो जो डॉली का जो कैरेक्टर है वो एक तरीके का टेंशन में गुजरता हुआ दिखेगा आपको, और उसके पास चैलेंज ऑफ लव, फैमिली एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन किस तरीके की होती है एक लड़की से, तो वो सब कुछ आपको इसके कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। साया जॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। साया जॉन इज एन इंडियन नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु बिकेम इन्वॉल्व इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। साया जॉन जो थी वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थी, भारतीय राष्ट्रवादी थी, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी कि एक नेता थी, वो राजनीतिज्ञ थी और काफी एक्टिविस्ट थी। और उसके बाद वो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें वो इन्वॉल्व थी। ही इज अ his charismatic and idealistic figure who inspire other to fight against British colonial rule। ठीक है, वो काफी ज्यादा मतलब अच्छे से अपनी चीजों को रखती थी और आइडियलिस्टिक फिगर थी, इसलिए लोग उसे इंस्पायर होते थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार होते थे। ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए तैयार होते थे। साया जॉन्स कैरेक्टर embodies the spirit of resistance and revolution during a time of political upheaval। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है यूसॉ। यूसॉ इज बर्मीज पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री लीडर हु कोलैबोरेट्स विद द जापानीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो यूसॉ जो था वो बर्मीज पॉलिटिशियन मिलिट्री लीडर था जो जिसने कोलैबोरेट किया था जापानीज के साथ, कब, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था। ही इज डिपिक्टेड एज अपॉर्चुनिस्टिक एंड पावर हंग्री, विलिंग टू बिट्रे हिज ओन पीपल फॉर पर्सनल गेन। Yusuf's character serves as a foil to the more idealistic figure in the novel, highlight the moral complexities of political and power। Okay, Mako, ठीक है, Mako is a strong-willed and independent woman who becomes Rajkumar's business partner and confidant। Okay, ये काफी strong independent woman थी, और ये आगे चल के क्या होती है, राजकुमार की बिजनेस पार्टनर बनती है, जो काफी भरोसेमंद होती है। सी डिफाइज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड challenges societal expectation, carving out her own path in male dominated society। Mako is character represented resilience and determination in the face of adversity। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर यहाँ पे है, जिसने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, और जो मेल डोमिनेंट वर्ड है उसमें उसने अपनी कैसे पहचान बनाई, वो सब कुछ आपको इसके कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अरुणा कौन थी? अरुणा इज डॉलीज सिस्टर इन लॉ एंड अ डिवोट बुद्धिस्ट नन। ठीक है, सी प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड विजडम टू द अदर कैरेक्टर, सर्विंग एज अ मोरल कंपास इन times of turmoil। Aruna's character embodies compassion, selflessness and a deep connection to her faith। Okay, तो अरुणा जो थी ये डॉली की सिस्टर इन लॉ थी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ का मतलब हुआ ये कि ये राजकुमार की बहन हुई। ठीक है, और एक ये डिवोटी थी, बुद्धिस्ट नन थी, जो कि सबको गाइडेंस देती थी, साथ को कैसे अपने टाइम के साथ लीड करे ऐसा वो सिखाती थी। अरुणास कैरेक्टर embodies कंपैशन था, सेल्फलेसनेस था, निस्वार्थ थी वो, एंड अ डीप कनेक्शन टू हर फेथ, और उसके अपने विश्वास के प्रति एक अजीब तरीके का फेथ था।
मैथ्यू लैकरस्टीन कौन था? मैथ्यू इज अ ब्रिटिश टिम्बर मर्चेंट हु फॉर्म्स अ क्लोज फ्रेंडशिप विद राजकुमार. ही रिप्रेजेंटेड the complexities of colonial relationship, grappling with question of loyalty, privilege, and cultural identity. सो मैथ्यू जो था वो एक ब्रिटिश टिम्बर मर्चेंट था, जो कि आगे चल के क्या होता है, उसकी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है राजकुमार, जो कि प्रोटेगोनिस्ट था, और ये प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉलोनियल रिलेशनशिप, ग्रैपलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी और प्राइविलेज कल्चरल आइडेंटिटी. मैथ्यूज कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म एज ही कन्फ्रंट्स द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश colonialism and forms meaningful connection with the local population. Okay. अभी हम देखेंगे कि जो इसमें किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की जो थीम है वो कैसे एक्सप्लोर हुई है इस नॉवेल के अंदर, वो डिस्कस करेंगे. इन द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन through the lens of the timber industry and the broader economic and cultural change taking place in Southeast Asia during the colonial and post-colonial period. Okay, तो ये जो मतलब ये जो थीम है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, तो इसको उन्होंने एक्सप्लोर किया है किसके थ्रू? द लेंस ऑफ टिम्बर इंडस्ट्री, यानी कि लकड़ी का उद्योग जो हुआ था उसके थ्रू उन्होंने ये जो ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज हुआ है, तो किस तरीके से उसने प्लेस लिया है साउथ ईस्ट एशिया, और उसके बाद जो टाइम था कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से ये इफेक्ट हुआ, उस पर बात करते हैं. Timber industry. The novel delves into the timber industry as a central economic force shaping the region's development. तो जो टिम्बर इंडस्ट्री है यानी कि लकड़ी उद्योग पर, ये सेंट्रल इकोनॉमिक फोर्स है इस प्ले के अंदर. ठीक है, जो सेव करती है रीजन्स डेवलपमेंट, जो कि एक किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट पूरी तरीके से सेव करती है, यानी कि किसी क्षेत्र का पूरी तरीके से जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड है किस पे, टिम्बर इंडस्ट्री पे. राजकुमार rise to prominence as a teak merchant highlights the economic opportunities and challenges brought about by the timber trade. The industry expansion leads to deforestation and environmental degradation, reflecting the exploitative nature of colonial economics. Multinational corporation. Ghosh portrays the influence of multinational corporation on local economic and societies. Characters like Saya John and Rajkumar navigate the complexities of dealing with foreign investors and corporating seeking to profit from the region's natural resources. The rise of multinational corporations signifies the increasing integration of Southeast Asia into the global economy and unequal power dynamics between colonizers and colonized. ओके, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन हुआ तो उसमें किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जो ये जो इन्वेस्टर्स आते थे फॉरेन इन्वेस्टर, तो जब उनके साथ ये बात करते थे राजकुमार और साया जॉन कैरेक्टर डील करते थे, तो उन्होंने इसमें क्या देखा, द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सिग्निफाइज द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट. ठीक है, तो इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत ही लेस इंटीग्रेशन होता था साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक में. ठीक है, उनके साथ अनइक्वल पावर डायनामिक बिटवीन अनइक्वल पावर डायनामिक होता था किसमें, कोलोनाइजर्स एंड कोलोनाइज, यानी कि जिसने कोलोनाइज किया और कोलोनाइजर्स जो है, तो उनके बीच में किस तरीके से अनइक्वल पावर डायनामिक से होता था, उस चीज को आपको देखने को मिलेगा इस नॉवेल के अंदर. Cultural exchange and hybridity. Globalization brings about cultural exchange and hybridity as Southeast Asian societies interact with foreign influence. Okay, characters like Dolly, who grow up in British-controlled Burma, grapple with question of identity and cultural assimilation in the face of colonial dominance. The novel explores the traditional customs and beliefs, intersects with modern influence, resulting in a complex tapestry of cultural expression. Technological advancement. The novel depicts the impact of technological advancement on Southeast Asian societies, particularly in the context of industrialization and modernization. The introduction of modern technologies such as railways, steamships, transportation and trade networks, facilitating the movement of goods and people across border. These technologies change contribute to the region's economic development but also disrupt traditional ways of life. Okay,
तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का जो थीम है उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेबर एंड माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन लीड टू लेबर माइग्रेशन एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द अक्रॉस बॉर्डर्स। द नॉवल portrays the experiences of migrant workers like Rajkumar who leave their home in search of economic opportunities in distant land. The influx of labor from different regions contribute to the cultural diversity and social dynamics of Southeast Asian societies. Okay. नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या था, यानी कि जो नरेशन का स्ट्रक्चर था, लिखा किस तरीके से गया इस नॉवेल के को उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं, यानी कि ये नॉवेल लिखने से जो अमिताभ घोष हैं उन्होंने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पे दिखाया है। कौन कौन से मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। घोष employs a multi perspective narrative shifting between the viewpoint of various characters to provide a comprehensive portrayal of the story's events. These narrative techniques allow readers to gain insight into the experiences, thoughts and motivations of different characters, enriching their understanding of the novel's theme and conflicts. Okay, तो उन्होंने बहुत सारे मल्टी पर्सपेक्टिव नैरेटिव किया है इसमें, और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्रेयल देते हैं कि स्टोरी इवेंट को, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा इसका, इस नैरेटिव यानी जब वो लिख रहे थे उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किया। द नॉवेल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इंक्लूडिंग द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ बर्मा, जो बर्मा का कोलोनाइजेशन हुआ है उस पर फोकस करता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड फोकस करता है, एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का क्या रोल रहा है उस पर फोकस करता है। घोष इनकॉर्पोरेट्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट्स into the narrative, grounding the story in its historical context and providing रीडर विद अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, तो इन सब के थ्रू वो क्या करता है, जो रीडर्स होते हैं उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाता है हिस्ट्री के थ्रू की, यानी कि उस टाइम पे आप इमेजिन करिए कि क्या क्या चीजें चल रही थी, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर के थ्रू एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताने की कोशिश किया है अपने रीडर्स को, ठीक है। इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन्स, इंटरकनेक्टेड किस तरीके से है स्टोरी लाइन, द ग्लास पैलेस फीचर्स मल्टीपल interconnected storyline that spans generation and geographical locations. Characters like Rajkumar, Dolly, and Saya John are linked through their shared experiences and relationships. While their individual journeys unfold against the backdrop of larger historical events, Ghosh skillfully weaves together these storylines, creating a tapestry of interconnected lives and events. Okay, तो यहाँ पे जो ये कैरेक्टर्स थे राजकुमार, डॉली एंड साया जॉन, ये एक दूसरे से किस तरीके से लिंक्ड हैं, उनके बीच में एक तरीके का एक्सपीरियंस है जो सेम है। उन सब ने क्या कोलोनाइजेशन को फेस किया, ठीक है, उसकी सफरिंग्स को फेस किया, कल्चरल एक्सचेंज को फेस किया, तो ये सब चीजें इन्होंने स्किलफुली दिखाने की कोशिश किया है। अपनी जो नैरेटिव स्किल है उसके थ्रू उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइंस को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, नरेट कर सकते हैं। Flashback and memories. The novel incorporates flashback and memories to provide insights into characters' past and illuminate their motivation and relationships. ओके, तो आप नैरेटिव जो स्टाइल है नैरेटिव, इसमें तो आप देखेंगे फ्लैशबैक एंड मेमोरीज आपको देखने को मिलेंगी। जो कैरेक्टर है वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, क्योंकि पास्ट कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंट को इफेक्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फ्लैशबैक आर यूज टू रिवील की इवेंट्स फ्रॉम कैरेक्टर पास्ट, लाइक जैसा मैंने कहा, ठीक है। तो फ्लैशबैक जो है वो रिवील करते हैं ये कैरेक्टर के पास्ट को, ठीक है, शेडिंग लाइट ऑन देयर पर्सनालिटीज एंड शेपिंग द ट्राजेक्टरी ऑफ द नैरेटिव। क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एक क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको इनके नैरेटिव स्टाइल में देखने को मिलेगा। while the novel spans several decades and jumps between different periods, it maintain a largely chronological structure। तो जो ये नॉवेल है ये डिफरेंट तरीके की आपको जनरेशन्स को देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक तरीके का जो पीरियड के बीच में डिफरेंट है वो किस तरीके से इसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करके रखा है कि रीडर जो पढ़ रहा है उसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रही कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब कुछ इंटर रिलेट कर रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें उसको मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद है एपिसोडिक नेचर।
The Glass Palace has an episodic nature with each chapter focusing on a specific period or a particular set of character. This episodic structure allows hosts to explore different facts of the story and to delve into the lives of various characters in depth. Each episode contributes to the overall narrative arc, building towards the novel's climax and resolution. ठीक है, तो ये जो नॉवेल है ये एक एपिसोडिक नेचर में, और एक एपिसोड पे इन्होंने एक ही स्पेसिफिक पीरियड या फिर स्पेसिफिक पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर पे ही इन्होंने फोकस किया है, जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा रीडर के माइंड में, और वो अच्छी तरीके से एक चैप्टर को, एक एपिसोड को खत्म करने के बाद दूसरे एपिसोड पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक रिदमिक नॉवेल भी आप इसको कह सकते हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल किस तरीके की है नॉवेल के अंदर, वो डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इमेजरी, घोष प्रोज इज फिल्ड विद डिस्क्रिप्टिव इमेजरी दैट ब्रिंग्स द सेटिंग एंड कैरेक्टर्स टू लाइफ। ही मेटिकुलसली describes the okay. Ghost prose is filled with descriptive imagery that brings the setting of character to life. He describes the landscape, cities, the natural environment of Southeast Asia, allowing reader to visualize the scenes and clarity and depth from the lush jungles of Burma to bustling street of Rangoon, whose descriptive language transports reader to another time and place. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव इमेजरी का यूज किया है। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो रीडर है वो समझ पा रहा है बहुत तरह की लैंडस्केप को, यानी कि जो लस ऑफ जंगल ऑफ बर्मा जो है उसके बारे में वो खुद को इमेजिन, स्ट्रीट ऑफ रंगून, वो सब वो फील कर पा रहा है। ठीक है, तो जो घोष का ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ट्रांसपोर्ट है, तो ये रीडर्स को ये अलाउ करता है कि वो एक ही टाइम पे रह के किसी और प्लेस को वो महसूस कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है, फील कर सकें उन चीजों को। ठीक है, और ये मतलब रीडर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो विजुलाइज कर सकें उस सीन को, क्लैरिटी को, और डेप्थ में समझ सकें इस नॉवेल को। ठीक है, सेंसरी डिटेल, घोष engages the senses through the use of sensory detail, evoking the sound, smells and tactile sensation of the novel setting. Readers can almost feel the heat and humidity of tropical climate, hear the cacophony of street vendor and a bustling market, and smell the fragrant spices and exotic aromas of Southeast Asian cuisine. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो उन वो एक तरीके का सेंसरी डिटेल इस तरीके से है कि जब रीडर पढ़ रहा है तो वो जो क्लाइमेट्स में चेंज हो रहे हैं, जो कोलोनाइजेशन के टाइम में क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, कल्चर शिफ्ट हुआ, तो उसको वो एक सेंस के थ्रू उसको फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो अलाउ किया है इन्होंने अपने इस लैंग्वेज एंड स्टाइल, जो इनकी स्किल है, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने अलाउ किया है रीडर को कि वो सेंसेस का अपने यूज करके इन चीजों को फील कर सकते हैं। वो चीजों को, हीट है और ह्यूमिडिटी और क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों को वो महसूस कर सकते हैं और ऐसा फील कर सकते हैं कि हाँ ये रियलिस्टिक चीजें हैं। ठीक है, कैरेक्टर डायलॉग, Ghost employs distinct and authentic dialogue to differentiate between character and capture the nuance of their voices and personalities. The dialogue is often infused with regional dialects, linguistic quirks, and cultural references, reflecting the diverse background and identities of characters through their interaction and conversation. Readers gain insights into the character relationship, motivation, and worldviews. ठीक है, तो कैरेक्टर के डायलॉग इन्होंने बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक रखे हैं, बहुत ही रियलिस्टिक रखे हैं, जिससे उनकी पर्सनालिटीज जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रिवील हो रही हैं। ओके, मैजिकल रियलिज्म एंड folklore. ठीक है, घोष incorporates elements of magical realism and folklore into the narrative, blurring the boundaries between the real and fantastical. Mythical creatures, supernatural events and mystical encounters are interwoven with the historical events and everyday story. Okay, इन्होंने एक तरीके का मैजिकल रियलिज्म क्रिएट किया है, और सिंबोलिज्म के द्वारा, इमेजरी के द्वारा स्पिरिचुअल एलिमेंट और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को इन्होंने इस नॉवेल के अंदर इंक्लूड किया। हिस्टोरिकल डिटेल्स, घोष लैंग्वेज एंड स्टाइल आर कैरेक्टराइज बाय देयर हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी, जो कि इनके हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी जो होती है इसी के लिए इनकी लैंग्वेज स्टाइल जानी जाती है। ही incorporates historical facts, event and figures into the narrative, grounding the story in its historical context and providing readers with a nuanced understanding of the period from the intricacies of
from the colonial politics to the social dynamics of Southeast Asian society. Host historical detail adds depth and authenticity to the novel. तो इनका जो historical ये चीज है जिसपे ये एक तरीके के historical novelist कहे जाते हैं, तो इनका historical ये लिखने का स्टाइल है जिससे क्या होता है, रीडर को एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव ऑथेंटिक डेप्थ नॉलेज मिलती है किसकी, उस पीरियड की। ओके, नाउ द क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म, इन्होंने क्रिटिक किया है कोलोनियलिज्म पे, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, घोष पोर्ट्रेस कोलोनियलिज्म एज अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। तो इन्होंने कहा है कि जो कोलोनियलिज्म है तो वो एक तरीके का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, और जिससे क्या होता है कि आप इकोनॉमिक कंट्रोल कर रहे हैं वहां की, in which European powers like Britain exerted dominance over Southeast Asian territories for their own economic benefit। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक होता है कि जो जिस तरीके से यूरोपियन जो पावर था लाइक ब्रिटेन जिसने डोमिनेंस किया किस पे, साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरीज, यानी साउथ ईस्ट एशिया की जो राज्य थे उन पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, उस पे कोलोनाइज कर लिया उसको, किस लिए, इकोनॉमिक, अपने खुद के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ बर्मा डिपिक्टेड इन द नॉवेल, और इसमें बर्मा पे फोकस किया गया है जो एक ब्रिटिश कोलोनाइज्ड टेरिटरी थी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कल्चरल हेगमनी एंड आइडेंटिटी सेपरेशन, ठीक है। तो ये क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म पे इन्होंने किया है। घोष एक्सप्लोर्स हाउ कोलोनियलिज्म इम्पोजेस कल्चरल हेगमनी एंड सप्रेसेस लोकल आइडेंटिटीज एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो जैसा कि कल्चरल आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है वो देखिए, तो एक्सप्लोर किया इन्होंने इस नॉवेल के अंदर कि जो कोलोनियलिज्म होता है उससे हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है वो सप्रेस हो जाती है। हम लोकल जो हमारी आइडेंटिटी थी उस पे हम वहां से सप्रेस होके कहीं और शिफ्ट होते हैं, या कोई और आके हमें अपनी तरीके से हम अपना कल्चर सिखाने की कोशिश करता है, तो वो कोलोनियलिज्म पे उन्होंने क्रिटिक किया है इस नॉवेल के अंदर, ठीक है। The novel depicts the erasure of Burmese culture and imposition of British values, customs, and language on the indigenous population. Resistance and rebellion. Resistance and rebellion. The Glass Palace also highlights the resistance and rebellion that arise in response to colonial operation. Character like Saya John embody the spirit of resistance, advocating for Indian independence and challenging British colonial rule through political activism and rebellion. ठीक है, Ghost portrays a resistance as a form of agency and empowerment for marginalized population, offering a counter narrative to the dominant colonial discourse. ठीक है, environmental exploitation and ecological impact. ठीक है, Ghost critics colonialism, environmental exploitation, and ecological impact of colonial policies. The novel depicts the deforestation and environmental degradation caused by the timber industry, which is driven by colonial economic interest. Ghost highlights the devastating consequences of colonial resource extraction on the natural environment and indigenous communities, pointing to the long-term ecological consequences of colonialism. Legacy of colonialism. The Glass Palace also explores the enduring legacy of colonialism and its impact on post-colonial societies. Ghost examines how the social, economic, and political structure established during the colonial period continue to shape the lives of individuals and communities long after independence. The novel underscores the complexity of decolonization and the challenge of navigating the legacy of colonialism in post-colonial world. Okay. हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है यहाँ पे एंड होता है, और हमने डिस्कस कर लिया है पूरी समरी को, एनालिसिस कर लिया है इनका, कोर एनालिसिस आप बोल सकते हैं कि हमने कोई भी फैक्ट छोड़ा नहीं। अगर आप पूरे वीडियो से जुड़ के आप पूरा नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा कुछ भी नहीं, उन्होंने हर हेडिंग में ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कुछ बताया, मेन फोकस किया इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, कोलोनाइजेशन पे इन्होंने फोकस किया है, सेपरेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी पे फोकस किया है। तो इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से एक हिस्टोरिकल नॉवेल को प्रोड्यूस किया है फिक्शन के
थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने कोलोनाइजेशन सिचुएशन, उस पीरियड का एक तरीके से सिनेरियो क्रिएट किया है अपने नॉवल के अंदर। सो होप गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कोई क्वेरीज हैं, अगर मैंने कुछ गलती से अगर कुछ ऐसा पढ़ा दिया जो शायद इस नॉवल से नहीं इंटरकनेक्टेड है, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में जाके आपको खुद उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन, वंस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।